जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती हो रही है उसके बारे में चर्चा। इसमें हिंदी व्याकरण से आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और हम इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से एक क्विक रिवीजन बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने 2-3 वीडियो डाले हैं। वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। अभी हाल ही में आपका आया है कौन सा, श्रम निरीक्षक भर्ती का एग्जाम। इसमें अधिकतम नंबर आपके 120 है ना। और 120 बहुत लोगों का आया है, उतने में 10 से 20 लोगों का नाम है ना। ठीक है, और ये कहूँ कि 100 लोगों का जो नाम है 110 तक सिमट गया। इसका मतलब है कि आपको अधिक टक्कर देना पड़ेगा, है ना। अधिक अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धाएं बढ़ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मात्र आप 110 120 से आपका काम नहीं चलने वाला है। जितना ज्यादा आप नंबर ला सके, यदि ये कहा जाए 120 नंबर, तो वो लगभग आपका 80% है। ठीक है, तो यदि 100 नंबर के प्रश्न में आपको 75 से 80 नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होना होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, आपको हिंदी में 10 नंबर लाने के लिए एक क्विक रिवीजन बैच देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम करेंगे चर्चा व्यंजन के बारे में। व्यंजन का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है। व्यंजन का जो उच्चारण है स्वर के सहयोग से होता है। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अकेले नहीं होता व्यंजन कहलाता है। अब व्यंजन क्या होता है ये देख रहे हैं। अब जैसे हम बोलते हैं क, ख, ग, ये सब व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब व्यंजन है आपके, है ना। इसका उच्चारण अकेले नहीं होता है। इस क को कैसे लिखा गया है देखिए। इस क को लिखा गया है, क बराबर होता है, नीचे हलंत लिखेंगे तब पता चलेगा कि ये आधा है और यहाँ पे अ है। ठीक है, तो हमें पूरा क बोलने के लिए लास्ट में देखिए अ की मात्रा आ रही है। ई जैसे ही बोलते हैं तो लास्ट हमको ऐसा लग रहा है कि ई की मात्रा आ रही है, जबकि हम बोल रहे हैं की। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो व्यंजन का जो उच्चारण है स्वर के सहयोग से ही होता है। अधिक डिटेल वीडियो के लिए आप हमारा जो वीडियो वाला बैच है उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल से बताया है। व्यंजन परतंत्र है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के ऊपर आश्रित है। स्वर के बिना, देखिए बहुत सारे ऐसे आपके डेफिनेशन मिलते हैं कई बार एग्जाम में। स्वर के बिना वाले स्वर को नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है। मतलब ऐसा व्यंजन जो स्वर के बिना है, तो स्वर के बिना ये है, देखिए ये फ, तो इसके नीचे हम हलंत लिखेंगे। और जो स्वर के साथ है उसको हम हलंत नहीं लिखते, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। व्यंजनों की संख्या कुल 39 है। उसमें से आपके स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतःस्थ 4 है, उष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त 4 और द्विगुण 2 व्यंजन है। इस प्रकार से पूरे 39 आपके हो जाते हैं। कई बार ये 39 भी नहीं होते, इसमें 4 कम कर दिया जाता है, कई बार 33 ही गिना जाता है इसको। ठीक है, कई बार इसको 33 गिना जाता है। 33 कैसे गिना जाता है देखिए, कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा कि व्यंजनों की संख्या कई बार हमको 33/39 ये दोनों कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो संयुक्त है और ये द्विगुण है, इन दोनों को यदि हम छोड़ दें तो 6 कम हो जाएगा, और 39 में 6 कम होगा मतलब 33। तो ये 33 कैसे होंगे, कैसे संख्या को छोड़ते हैं, द्विगुण व्यंजन को क्यों छोड़ते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। हल लगे वाले व्यंजन को हम हलंत और स्वर वाले को हम अजंत कहते हैं। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है एक लाइन में। हल लगे वाले व्यंजन को हलंत कहेंगे और स्वर लगे वाले को हम अजंत कहते हैं। स्वर से मिलकर बनने वाला व्यंजन का स्वरूप कैसा होता है देखिए। जो स्वर से मिलकर बनता है उसका स्वरूप हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए यहीं पर कुछ देख लेते हैं। जैसे मैं क लिखूं तो क के नीचे हलंत होगा, ग लिखूं तो ग के नीचे हलंत होगा। इसी प्रकार यदि इस क को मैं स्वर के साथ जोड़ूं तो ये हो जाएगा क, और इस ग को जोड़ूं तो ये हो जाएगा ग, नीचे हलंत हट जाएगा। अब हम इसकी पूरी की पोस्टमार्टम करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इसका उच्चारण जीभ के मुख के किसी न किसी भाग को होती है। इसका मतलब जो नीचे 25 वर्ण लिखे हैं, इन 25 वर्णों का जो उच्चारण है मुख के किसी न किसी भाग को छूकर हवा निकलती है। अबाध रूप से हवा नहीं निकलती है। स्पर्श का मतलब ही पता चल जाएगा कि जब भी हम क बोलेंगे, ख बोलेंगे, ग बोलेंगे, च, छ, ज, जितना भी 25 हमने जो लिखा है, जब भी उसका उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं एयर जो है हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करके निकलेगी। इसलिए इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन है तब हम इसको कई बार इसका पूछ दिया जाता है कि मुख के अनुसार से क्या कहा जाएगा इसको, कि उच्चारण स्थान, है ना।
क का उच्चारण स्थान क्या है, ग का उच्चारण स्थान क्या है, म ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने कुछ ट्रिक बनाया है। क से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से होठ। के, तो इस के वाले लाइन में जितने हैं क ख ग घ अंगा, ठीक है, इसका जो उच्चारण है वो कंठ से होता है। क से कंठ, टी से, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अगर सुन रहे हैं तो लिखते जाइए। के से कंठ, क ख ग घ अंगा, टी से च छ ज झ अंजा, चिस मतलब ये हो गया आपका तालु, ठीक है। एम से हो जाएगा मूर्धा, ट ठ ड ढ न, डी से हो जाएगा दंत। तो जब भी हम त बोलेंगे तो हमारा जो जीभ है कहीं ना कहीं दांत में जाके टकराएगा। बोल के देखिए, त थ द ध न, ठीक है। त थ द ध न कहने से कहीं ना कहीं जीभ कहीं ना कहीं इस जीभ जो है हमारे दांत से आके टच हो जाती है। उसी प्रकार होठ, जब भी हम प फ ब भ म कहेंगे तो हमारे दोनों होठ जुड़ जाएंगे। तो ये तो हमारा आसानी हो गया याद करने के लिए। दंत, मूर्धा जो है ट बोल के देखिए, ट ठ ड ढ न, तो ऊपर वाला जो दांत है उसके ऊपर हल्का जीभ जाकर टच कर रहा है, उसको उस हिस्से को हम मूर्धा कहते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा। तो मूर्धा किसको कहते हैं, ट ठ ड ढ न। जस्ट ऊपर इमेजिन कीजिए आपका मुंह है, मुंह के जो ऊपरी वाला दांत का जो हिस्सा है, जहाँ रूट है ना, दांत का रूट है, उसके हल्का ऊपर आपका जीभ जाके टकरा रहा है, उसको हम कहेंगे मूर्धा स्थल, ट ठ ड ढ न, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका तालु। तो च बोल के देखिए, च छ ज झ न, च छ ज झ न। देखिए ये तालु है, दांत के हल्का ऊपर। देखिए जब भी हम मूर्धा की बात करेंगे तो ये कहा जा सकता है कि आपके मुंह के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, मुंह के ऊपर का जो जबड़ा वाला हिस्सा है वहां जाके टच हो रहा है। और तालु जो है आपके दांत के जस्ट रूट के आसपास, च छ ज झ न बोल के देखिए, ऊपर वाले जो दांत है उसके रूट के आसपास टच करता है, तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, तालु। का मतलब के से कंठ, क ख ग घ न आपके कंठ से निकलता है, तो ये हो जाएगा हमारा KTM टो। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ से उच्चारण होता है। आगे हम उसकी और चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये आपको कई बार देखा जाएगा कि इस पूरे कॉलम को हम पहला कॉलम कहेंगे, इसको दूसरा कॉलम कहेंगे, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है, और इस प्रकार ये पांचवा। बाकी इसकी आगे हमको यूज पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि अंतः स्तर। अभी हमने क्या देखा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने 25 देखा। अब अंतः स्तर देखेंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है और ये किस प्रकार व्यंजन के मध्य होता है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान और जो है ना हमारे, देखिए य र ल व, इसका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इसलिए इसको अंतः स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः स्तर। इसका जो उच्चारण स्थान है य र ल व का स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। कभी प्रश्न में पूछा गया कि स्वर और व्यंजन के मध्य होने वाले ऐसे कौन से व्यंजन है ना, या फिर ऐसा कौन सा वर्णमाला है जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, तो वो है आपका य र ल व। ये चारों जो है जिनका उच्चारण है स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, ठीक है। अब आते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसको बोलने पर मुंह से गर्म हवा निकले। बोल के देखिए, श श ह, तीनों श और ह, ठीक है। लेकिन ये तीनों श आपके अलग अलग है ना, इस श का उच्चारण स्थान अलग है, इस श का और इस श का और ह का, ठीक है। सभी का उच्चारण स्थान हम एक वीडियो में आगे देखेंगे। श श ह, ठीक है, श श ह। तो चार हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन क्या हो गए, श श ह। चार व्यंजन ऐसे हैं जो उष्म संघर्षी हैं, तीनों श और ह। अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। उसके पहले हमने संयुक्त स्वर पढ़ा है। संयुक्त स्वर क्या होगा, जैसे ए है, यदि मैं इसका बोलूं कि ये किससे मिलके बना है, तो ये अ प्लस ई से बना है, इसका मतलब ये संयुक्त स्वर है। और अब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ने वाले हैं। संयुक्त व्यंजन देखिए, ये की नहीं, हमारे पास पहले से दो व्यंजन है, उसी दो को मिला के एक और व्यंजन बना दिए। इसीलिए कभी कभी इस चार को छोड़ दिया जाता है काउंटिंग में। इसी चार को छोड़ने पर और इस नीचे दो को छोड़ने पर हमारा 33 हो जाता है व्यंजन, ठीक है। लेकिन इसको जोड़ के लिखे तो व्यंजनों की संख्या हो जाती है 39। देखिए ये है हमारा छत्री कक्षा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका निर्माण हुआ है क और श से, ठीक है, क और श से। याद कैसे रखेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से क हमारा घूमता है ना, ये क इस प्रकार से घूमता है, तो इसको याद रख लीजिए। और श, ठीक है, इस प्रकार आपको याद। श कैसे याद रखेंगे, देखिए बीच, जब भी हम ऐसे लिखा तो बीच ऐसे लाइन खींचते हैं, तो इस लाइन को ऐसा मान के चलिए। आप जो ट्रिक बनाना चाहें, क्योंकि कभी पूछेगा है ना, एग्जाम में कई बार इसको पूछ चुका है कि इस श का निर्माण किससे हुआ है। उसी प्रकार त्र है, तो त और र मिलकर आपका बनता है त्र, ठीक है।
त और र मिलकर त्र बनता है। ज्ञ, देखिए कई बार हम लोग ज्ञानी पढ़ते हैं ना इसको, जबकि ज्ञानी है ही नहीं, पता नहीं ज्ञानी का शब्द या फिर ज्ञानी का उच्चारण कौन देके चला गया। ये हमारा ज्ञ है, ज और य से मिला तो ये हो गया हमारा ज्ञ। क्या कहा मैंने, ज और य, तो ये हो गया हमारा ज्ञ। अब हम पढ़ेंगे श्र। श्र है श्र और र से। इसमें आपको एक बात जानना है, ये जो श्र है ना, इसके नीचे कभी भी ये वाला मात्रा नहीं लगेगा। री का जो मात्रा होता है ना, वो कभी भी इस श्र के नीचे नहीं लगेगा, और लगना भी होगा तो ये वाला नीचे वाला जो एक और डंडा है वो नहीं लगेगा ना, तो ये सही होगा। कभी कभी आप ऐसा देखते हो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ये र और नीचे र आप उच्चारण ही नहीं कर पाओगे, दोनों को र हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, एक बार और अच्छे से सुनिए। ये जो श्र का जो निर्माण है श्र और र से हुआ है, तो कभी भी हम इस श्र के नीचे री की मात्रा नहीं लगाते, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया श्र, तो नीचे कभी भी मैं इस री के नीचे मात्रा नहीं लगाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। यदि री की मात्रा लगानी है तो कुछ इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। ये जो एक और डंडा है ना श्र का, ये वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि वही र है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें ध्यान देना है। अब हमारा आता है उच्छिप्त व्यंजन। इसके उच्चारण जीभ और मूर्धा को स्पर्श कर अचानक नीचे आने से होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ शब्द नहीं था, देखिए कभी कभी कुछ अक्षर होते हैं या फिर कुछ साउंड है, वो हमारे लिए उस साउंड के लिए कोई लिपि नहीं रहता है। तब क्या करते हैं, कोई भी हमारे जो उस समय के जो वैज्ञानिक रहे होंगे, भाषा को समझने वाले रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, सेम अक्षर है इसलिए ट ड़, तो क्या क्या हमारे पास पहले से ट और ड़ था, है ना, तो उसी के नीचे ये बिंदी लगाकर नया शब्द बना दिया, क्योंकि उसका जो है ना, उस शब्द का जो उच्चारण था लगभग ट और ड़ से मिलता जुलता है, इसलिए इसके नीचे हमने बिंदी लगा दी, ठीक है, इसके नीचे बिंदी लगा दी। अब याद रखिएगा, ये जो दोनों है ना उच्छिप्त व्यंजन, ये कभी भी यहाँ से ना, उच्छिप्त व्यंजन से कभी भी किसी भी शब्द का आरंभ नहीं हो सकता, ये केवल आपके मध्य और अंत में आ सकता है। कभी भी उच्छिप्त व्यंजनों से शब्दों का शुरुआत नहीं हो सकता, ठीक है। हमने अब क्या, अब क्यों बोलेगा, इसका रीजन क्या है, तो इसके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करके अचानक से नीचे आती है। अचानक से नीचे आती है मतलब इसका आवाज झटके से आएगा, और स्टार्टिंग में कभी भी आवाज झटके से नहीं आ सकता, है ना। बोलते बोलते आप बीच में किसी वर्ण का उच्चारण जो है, किसी साउंड का उच्चारण झटके से कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, इसीलिए है ना इस नीचे बिंदी वाले अक्षर का उपयोग शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें वर्णों का वर्गीकरण। तो आज हम सीखे व्यंजन, व्यंजन क्या होता है, ठीक है। अगला बार हम देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण कैसे करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।